50% population will involve with knee arthritis. इंडिया में अभी ऑस्टियोपोरोसिस की अवेयरनेस बहुत ही कम है। कोई बहुत ज्यादा चलता है तो नीज के ऊपर लोड आता है, मिथ है या फैक्ट है। आपने सुना होगा कि जिनको भी नी आर्थराइटिस उनका पैर टेढ़ा होगा। इतनी एक्यूरेसी के साथ है तो लोगों में ये भी मिथ है कि रोबोटिक सर्जरी बहुत महंगी होती है। लोग डरते हैं कि आप तो हमारा पूरा घुटना को निकाल के दूसरा लगा देंगे। क्या कोई विटामिन या कोई फूड नी हेल्थ के लिए अच्छा होता है? दवाइयों से एक्सरसाइज से आराम तो नहीं हो रहा, लेकिन नी रिप्लेसमेंट नहीं करा। कैसे होती है रोबोटिक सर्जरी? आजकल इतना मोबाइल देख रहे हैं तो दैट इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर मशीन्स कभी भी धोखा दे सकती हैं। जो बहुत डेस्क पे काम करते हैं उनको भी नेक और शोल्डर का पेन काफी वो रहता है, तो कैसे वो शॉर्ट टर्म एक्सरसाइजेस हो सकती हैं? बोन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है दैट इज यूज़र्ट के पॉडकास्ट का आज का एपिसोड बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो हम सभी की लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो आज का ये एपिसोड आप पूरी फैमिली के साथ बैठकर पूरा ज़रूर देखें। तो आइए वेलकम करते हैं हमारे आज के एपिसोड के गेस्ट का, डॉक्टर प्रीतम अग्रवाल। तो वेलकम डॉक्टर प्रीतम इन यूज़र्ट के पॉडकास्ट। थैंक यू मैम। आज हम लोग देख रहे हैं जैसे डॉक्टर साहब की लोग बहुत अवेयर हो गए हैं अपनी फिटनेस को लेकर के और वॉक भी करते हैं। आजकल तो एक वो स्टेप्स को भी काउंट करने का एक बहुत कल्चर आ गया है कि आपको अभी एक शख्स हमको कल परसों मिले थे और उनका कहना था कि वो अपना दिन ही शुरू 11,000 स्टेप से करते हैं। ओके। मतलब यूजुअली ये कहा जाता है कि आप पूरे दिन भर में मिनिमम आप 10,000 स्टेप्स तो लीजिए। वो अपने काम को शुरू करने से पहले ही 11,000 स्टेप्स लेते हैं, फिर तो वो प्लस है कि आपने जितना लिए। सो यूजुअली आपकी जिसमें मास्टरी है, आपका जो एरिया है वो नी रिप्लेसमेंट, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट है। और ये एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा चलता है तो नीज के ऊपर लोड आता है, वो इफेक्ट होता है। सो क्या ये एक्चुअल ये मिथ है या फैक्ट है, या ज़रूरत से ज़्यादा भी चीज़, जैसे होता है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। सो क्या आप बोलना चाहेंगे, क्या एक्सप्लेन करेंगे इसको? सो मैम, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। लाइक मोस्ट ऑफ माई पेशेंट्स जब आते हैं तो उनका यही सवाल है जो आप पूछ रहे हैं जी, कि मुझे तो ये डॉक्टर साहब बोले थे कि नहीं चलना है, आपके घुटने में आर्थराइटिस है, आप चलेंगे तो और ख़राब हो जाएगा। तो इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो जो एक्टिविटीज़ होती है हम उसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं। वन इज़ लो इम्पैक्ट एंड वन इज़ हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़। हाई इम्पैक्ट मतलब आप जैसे जंपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे, फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, दैट इज़ हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़। हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ में अपने घुटने पे लोड बहुत ज़्यादा पड़ती है। जैसे स्क्वाट्स करते हैं, स्क्वाट्स में बहुत ज़्यादा जोर पड़ती है। एंड लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ में आती है वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। तो लो इम्पैक्ट इज़ गुड फॉर नी। सो ये मिथ है कि आप ज़्यादा वॉक करें तो आपका घुटना ज़्यादा घिस रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं। इफ़ यू आर वेयरिंग अ प्रॉपर फुटवेयर एंड आप रेगुलर में वॉक कर रहे हैं तो वॉकिंग का एडवांटेज ये है कि इट्स एक्सरसाइज। तो जो नी जॉइंट के आसपास जो मसल्स रहती हैं, मेनली जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हम बोलते हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है। नी जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड्स रहती है, सेलुलर फ्लूइड्स, उसमें न्यूट्रिशंस ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। सो वॉकिंग इज़ गुड फॉर नी। बट इट्स नॉट लाइक कि आप दिन में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं। आप जितना कंफर्टेबल हैं आप वॉक कर सकते हैं, वो करना चाहिए। और यूजुअली ये भी कहा जाता है कि जो स्टेयर्स होते हैं, बिकॉज आई हैव सीन सम पेशेंट्स, देख होता है ना, उनको लगता है कि स्टेयर्स जब हम करते हैं तो हमारी कैलोरी जल्दी बर्न होती है, ज़्यादा बर्न होती है। तो रादर देन हम आधा घंटा वॉक करेंगे या 45 मिनट्स वॉक करेंगे, हम 15 मिनट्स स्टेयर चढ़ लेते हैं, तो हम उतनी कैलोरीज बर्न करते हैं। तो मे बी वो फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक रहता होगा, लेकिन क्या नीज के लिए वो ठीक रहता है? बिकॉज आई हैव सीन दोज पेशेंट्स ऑल्सो कि वो जब डॉक्टर्स के पास गए तो उनका कहना था कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ ली। तो ऐसा होता है? तो जो स्टेयर क्लाइंबिंग है उसमें अपने नी पे जोर ज़्यादा पड़ता है एज कम्पेयर टू वॉकिंग। तो जैसे यंग है, अब जैसे कोई 30s में है, 40s में है, तो वो स्टेयर क्लाइंबिंग एज एक्सरसाइज चूज करे तो दैट इज़ नॉट बैड। बट अभी अब कोई 60s में है, 70s में है, तो उनको मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप एज ए एक्सरसाइज आप स्टेयर क्लाइंबिंग ज़्यादा करें। बिकॉज स्टेयर क्लाइंबिंग में स्टेप्स की हाइट पे डिपेंड करती है। ज़्यादा हाइट स्टेप्स है तो आपके नी पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है। तो एज पर यू आर कंफर्टेबल यू शुड डू। कोई भी एक्टिविटीज़ में अगर आपको पेन ज़्यादा हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, दैट वी शुड अवॉइड, एज सिंपल एज दैट।
और ल्यूब्रिकेंट की अगर हम बात करें, जैसे अब तो जो पहले हमारा घी था उसको काफ़ी लोगों ने कहा कि घी नहीं खाना चाहिए, बट अब तो अगर हम बाहर की कंट्रीज़ में देखें तो उसको गोल्डन लिक्विड के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। तो घी या लुब्रिकेंट चीज़ें, घी तेल वगैरह खाना कम मात्रा में, ऑफ कोर्स, क्या वो हेल्पफुल होता है नीज़ या जॉइंट्स के लिए, या ये मिथ है? घी के बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, बट लाइक आई से कि एक अमाउंट एक्सेसिव इज एनीथिंग इज़ बैड। यस, ठीक है। तो घी में जो लिपिड्स बहुत सारे रहते हैं जो अपने बॉडीज़ के लिए रिक्वायर्ड हैं, तो उसको बिल्कुल बंद भी नहीं करना है, एक एडिक्वेट अमाउंट में लेते हैं, तो दैट इज़ हेल्पफुल, नो डाउट अबाउट दैट। विटामिन्स की अगर हम बात करते हैं आजकल, जैसे हमने आपको जब प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ तभी हमने बात की कि आजकल लोग फिटनेस फ्रीक बहुत हो गए और बहुत माइक्रो मैनेजमेंट करने लगे हैं चीज़ों का, कि हम विटामिन्स भी लेंगे, मिनरल्स भी लेंगे, और जिसके ओवरडोज होना या एक्सेसिव चीज़ें होने के केसेस भी हमको देखने को मिल रहे हैं। सो क्या कोई पर्टिकुलर विटामिन या कोई पर्टिकुलर फूड जो है वो नी हेल्थ के लिए अच्छा होता है? आई विल टॉक अबाउट द ओवरऑल बोन हेल्थ। तो बोन हेल्थ की बात करें तो बोन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है दैट इज़ कैल्शियम एंड विटामिन डी। तो कैल्शियम विटामिन डी जो है वी शुड टेक लाइक इन, जो डाइट में जो चीज़ ले सकते हैं उसको हमको रूटीनली लेना है। डाइट लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट है, दे आर रिच ऑफ कैल्शियम विटामिन डी, तो वी शुड टेक दैट डाइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक आफ्टर 40s और 50s अपने बॉडी में विटामिन डी का लेवल कम होता है। आप जितना भी अच्छा डाइट ले रहे हैं, विटामिन डी एंड विटामिन B12 ये दोनों की डिफिशियंसी होती है। एंड B12 की बात करें तो B12 वेजिटेरियन पीपल में B12 की कमी बहुत ज़्यादा होती है, तो वी शुड टेक सप्लीमेंट, देयर इज़ नो हार्म इन दैट, एंड वी शुड टेक विद ए प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन कि आपको कितने अमाउंट में लेना है, कितना ड्यूरेशन लेना है, फिर कब ब्रेक लेना है। एंड कैल्शियम एंड विटामिन डी आई विल रिकमेंड एवरीवन टू टेक आफ्टर 50। अगर ले पर्सन देखा जाए, बिकॉज ये भी देखते हैं कि आजकल अगर ब्लड टेस्ट कराया जाता है तो विटामिन डी तो मुझे लगता है कि आई थिंक सभी को कम आता है, सबका लो है, सबका लो, टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं है, सबका लो आता है। बिकॉज खाने का भी जैसे आपने कहा एक एज के बाद वो होता है, अगर बाहर हम लोग सनलाइट में उतना जाते नहीं हैं, और ये जनरली ये होता है कि लोग ब्लड टेस्ट कराते भी हैं और जैसे ही लो आता है फिर वो अपनी मर्जी से खाना शुरू करते हैं, स्पेशली विटामिन डी की अगर हम बात करें, और कोई प्रिस्क्राइब्ड या स्ट्रक्चर्ड वे में वो लोग नहीं लेते हैं, जब तक मन कर रहा है तब तक ले लिया, किसी वीक खा लिया, किसी वीक नहीं खाया। सो क्या ये एडवर्स इफेक्ट डालता है या ये चला जा सकता है? इसकी कभी ओवरडोज नहीं होती है। ओके, दैट्स अ गुड थिंग कि आप ज़्यादा भी विटामिन डी ले लिए तो उससे आपके बॉडी में हार्म होगा, ऐसे बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केसेस में देखा गया है। ओके, तो अगर नहीं लेने से ज़्यादा बेटर है कि आप कुछ ले लें, बट इट्स बेटर कि उसको प्रॉपर डोज में लें, कि आपको वीक्स में लेना है। कि जिनका विटामिन डी का लेवल बहुत लो रहता है उनको इंजेक्शन एडवाइस करते हैं, लाइक विटामिन डी जिनका लेस देन 10 है, लेस देन 5 है, तो दे आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स। तो आपने सुना होगा कि ओल्ड एज में हिप जॉइंट में फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन है। उसका मोस्ट कॉमन रीजन यही है कि आपका विटामिन डी लेवल कम है एंड आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस इज एपिडेमिक नाउ, जिसको हमने, जैसे आप विटामिन डी की बात कर रहे हैं उतना ही इम्पोर्टेंट है हमको ऑस्टियोपोरोसिस की बात करना। तो आप जो है विटामिन डी तो ले रहे हैं बट ऑस्टियोपोरोसिस को आप मैनेज नहीं कर पा रहे। उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस तो बोन डेंसिटी कम होना ही है। हाँ, तो इंडिया में अभी ऑस्टियोपोरोसिस की अवेयरनेस बहुत ही कम है। जैसे अब डायबिटीज़ के लिए आप सुनोगे कि लोग रेगुलर में फिर भी दवाई ले रहे हैं, बट ऑस्टियोपोरोसिस इज ए वेरी नेग्लेक्टेड एरिया। और ओल्ड एज में फ्रैक्चर का मोस्ट कॉमन कॉज इज ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोज करने के लिए अब बहुत अच्छे टेस्ट्स आ गए हैं, जैसे हम डेक्सा स्कैन कहते हैं। डेक्सा स्कैन से आपको एग्जैक्टली कितना आपका बोन वीक है हम पता कर सकते हैं। एंड इसमें ट्रीटमेंट पार्ट में भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आए हैं। अभी कुछ इंजेक्शंस आए हैं जिसको हम रेगुलर में अगर लेते हैं तो आपकी बोन ऑस्टियोपोरोसिस को बहुत हद तक हम ठीक कर सकते हैं। हो जाने के बाद भी? यस, एंड बट दैट शुड बी डन बाय सुपरवाइज्ड। आप ओवर द काउंटर वो दवाई नहीं ले सकते, क्योंकि वो इंजेक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ ब्लड टेस्ट करना पड़ता है।
और हमने ये देखा है लास्ट फ्यू इयर्स में कि जो पेशेंट्स को हमने ऑस्टियोपोरोसिस को प्रॉपर्ली ट्रीट कर रहे हैं तो उनका फ्रैक्चर के रिस्क बहुत कम हो जा रहे हैं एंड उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। सो क्या मतलब प्रिकॉशंस लेना चाहिए या क्या एहतियात लेना चाहिए शुरुआत से कि हम ऑस्टियोपोरोसिस की जो प्रोसेस है उसको स्लो कर सके, डिले कर सके। सो इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर एक्टिविटीज लेवल। तो आप जितने लाइफ में एक्टिव हैं तो आपकी बोन हेल्थ उतनी अच्छी रहेगी। तो एक्टिव रहना इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिविटीज़ में जैसे मैंने बताया, अगर आप हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते तो लो इम्पैक्ट कीजिए। साइकिलिंग इज़ ए वेरी गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है जो कर सकते हैं, एंड वॉकिंग इज मस्ट। सेकेंड, डाइट। सो वी शुड टेक हेल्दी डाइट्स, जो अब धीरे धीरे हम अनहेल्दी डाइट पे शिफ्ट हो रहे हैं। एंड थर्ड कि कैल्शियम विटामिन डी अपन को रेगुलर में लेना है। एंड फोर्थ, वी हैव टू गेट ए कंसल्टेशन कि हमको लगता है कि जनरलाइज्ड बॉडी एक है, मलाइज है, बॉडी में वीकनेस है, तो उसको चेक कराना चाहिए। डेक्सा स्कैन कराएं, उससे पता चल जाएगा कि हमको ऑस्टियोपोरोसिस है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। ओके। और अगर हम बात करें अब नी सर्जरी की, चूँकि आप एक रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जन हैं, और आज ऑफलेट अगर हम देखें तो बहुत सारे नी रिप्लेसमेंट के केसेस सुनने को मिलते हैं। ऑफ कोर्स पहले भी होते होंगे, बट आई थिंक तब नी सर्जरी इतनी कॉमन नहीं थी। लोगों को प्रॉब्लम होती थी, उसको बियर करते थे वो। आज लेकिन एक साथ के साथ ये भी एक मिथ कहे या एक चीज़ें लोगों के बीच में आ रही हैं कि थोड़ा सा भी अगर नी का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर नी सर्जरी प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप नी सर्जरी करा लीजिए। और आज भी लोगों को ऑफ कोर्स उसके अच्छे रिजल्ट्स देख रहे हैं, बट फिर भी डर है लोगों के मन में कि नी सर्जरी कराना मतलब कि आपने एक नेचुरल जो एक प्रोसेस है उसको ख़त्म करके आपने कुछ आर्टिफिशियल कर लिया। तो किस हद तक, कहाँ तक आप नी सर्जरी को रोक सकते हैं, और किसके बाद आपको, मतलब एक स्टेज के बाद आपको मस्ट है कि कराना चाहिए? तो मैम, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा अबाउट नी आर्थराइटिस एंड सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट, जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है दैट इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। ओके। हम कोई पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट तभी एडवाइस करते हैं जब बाकी सारे ऑप्शंस खत्म हो गए। तो जो नी आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस का मतलब होता है कि नी जॉइंट घिस गया अंदर से, तो उसके स्टेजेस होते हैं। दैट इज स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो जो स्टेज 4 है, in only stage 4 we recommend a knee replacement surgery. Okay. Stage 1, stage 2, stage 3 में knee replacement is not advisable. And वो पेशेंट कभी भी हैप्पी नहीं होंगे आप अगर सर्जरी करेंगे तो। तो इनिशियल स्टेज जो रहता है, लाइक आर्थराइटिस जो है, इट्स एजिंग प्रोसेस। विथ एज जैसे हमारे बाल सफ़ेद होती है, दांत झड़ते हैं, तो ऐसे ही नी जॉइंट वेयर एंड टियर होता है। तो 50% पॉपुलेशन विल इन्वॉल्व विथ नी आर्थराइटिस, बट उनमें से सिर्फ 10% होंगे जिनको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। बाकी 40% पेशेंट्स को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनिशियल स्टेज में विथ ए प्रॉपर एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड कुछ मेडिकेशंस हैं जिससे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड उसके बाद एक स्टेज आता है जब हमको दवाइयों से, एक्सरसाइज से आराम तो नहीं हो रहा है, लेकिन नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना है। तो उस स्टेज में हम कुछ सर्जरीज करते हैं, हम उसको नी प्रिजर्वेशन सर्जरी बोलते हैं। नी प्रिजर्वेशन सर्जरी इज लाइक, अब आपने ये सुना होगा बहुत कॉमनली कि पहले नी आर्थराइटिस, नी रिप्लेसमेंट 60 साल में जरूरत पड़ रहा है, अब किसी का एज 42 है, 45 है, और आपको अभी भी नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। तो यंग पेशेंट्स में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नॉर्मली एडवाइजेबल नहीं रहता है। तो कोई है जो 40s में आए हैं और उनको नी में आर्थराइटिस हो गया है, तो उसमें कुछ सर्जरीज करते हैं जिनमें उनका नेचुरल नी रहेगा, नी जॉइंट को रिप्लेस नहीं कर रहे, बट हम उनको पेन रिलीफ दे रहे हैं। दैट इज वन इज कॉल्ड HTO सर्जरी। HTO इज लाइक अलाइनमेंट करेक्शन सर्जरीज। तो आपने सुना होगा कि जिनको भी नी आर्थराइटिस उनका पैर टेढ़ा हो गया, तो पैर जब टेढ़ा हो जाता है तो आपका जॉइंट का एक वाला पार्ट, अंदर वाला भाग में ज़्यादा लोड पड़ रहा है, और जो बाहर भाग है वो नॉर्मल है। तो क्योंकि अंदर वाला भाग में ज़्यादा लोड पड़ रहा है तो वो पार्ट डैमेज हो रहा है। तब उनमें अलाइनमेंट करेक्शन करते हैं, उनका पैर जो टेढ़ा है उसको सीधा कर देते हैं। और उनका जो नी जॉइंट है वो नेचुरल रहेगा, उसको कुछ भी नहीं करेंगे। तो उस सर्जरी के बाद उनकी नी जॉइंट की लाइफ 10 से 15 साल बढ़ जाती है। तो जो पेशेंट 45 साल में जिनको नी रिप्लेसमेंट एडवाइस किया हुआ है और
विदाउट नी रिप्लेसमेंट वो 60 साल तक अपने नेचुरल नी में जी सकते हैं। तो ये मेडिकल साइंस में बहुत सारे एडवांसमेंट हो रही है। तो ये नेचुरल जो नी की आप बात कर रहे हैं और हाँ। नी रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली क्या रिप्लेस करते हैं, या। क्या होता है वो? तो ये भी लोग डरते हैं कि आप तो हमारा पूरा घुटना को निकाल के दूसरा हाँ, लगा दूसरा देंगे। लगा देंगे कुछ आर्टिफिशियल चीज। तो नी रिप्लेसमेंट इज ए वेरी लाइक जो नी जॉइंट है उसमें ऊपर और नीचे एक बोन रहती है, इसको हम फीमर और टिबिया बोन बोलते हैं। तो जो बोन होती है उसके ऊपर एक कार्टिलेज की रेयर रहती है, तो कार्टिलेज रब हो जाती है, तो इसीलिए पेन होता है। तो ये सर्जरी में क्या किया जाता है, जो ये कार्टिलेज रब हो गई है ये एरिया को शेप करते हैं, जैसे कारपेंटर करते हैं, उसको स्मूथ करते हैं, शेप बना के अपने आर्टिफिशियल नी जॉइंट्स हैं जो डिफरेंट मटेरियल्स के आते हैं, तो उसको वहाँ फिट कर देते हैं। ओके। हाँ, तो पहले ये सर्जरी जो होती है ये कन्वेंशनल तरीके से की जाती थी, अभी भी की जाती है। अब इसमें एडवांसमेंट आ गया है एंड रोबोटिक्स का रोल आ गया है। हाँ, तो रोबोटिक्स इज लाइक प्रिसीजन, कोई भी चीज़ को आप कर रहे हैं तो रोबोटिक्स उसको प्रिसाइज वे में कर रहा है। मतलब जहाँ जरूरत है एग्जैक्टली आपको जितना बोन को कट करना है और जो जॉइंट को फिट करना है, तो लेस देन मिलीमीटर उसकी एक्यूरेसी है। तो विथ एक्यूरेसी आपका रिजल्ट्स भी अच्छा है। लेस पेन, Less pain रिकवरी जल्दी हाँ। होना, आई थिंक। एंड जैसे हम जॉइंट में बैलेंसिंग बोलते हैं, जो नी जॉइंट आप नया लगाते हैं वो बिल्कुल स्टेबल रहना चाहिए, कि ऐसे नहीं रहना चाहिए कि इधर ढीला है और इधर टाइट हो गया, तो उससे पेशेंट को पेन होगा। तो अब वो रोबोटिक्स से, जैसे अभी जो सर्जरी होती है रोबोटिक सर्जरी, इट्स पेशेंट स्पेसिफिक। उसका मतलब ये है कि हर पेशेंट का घुटना अलग है, हर पेशेंट का घुटना सेम नहीं है। तो हम जो भी पेशेंट आते हैं उनको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत है, उनका एक सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन में उनका नी का एक मॉडल बनाते हैं, 3D मॉडल। जैसे ये कोई मॉडल है तो वैसे एग्जैक्टली एक मॉडल बनेगा। वो मॉडल में उनका बोन का सब कुछ डायमीटर, लेंथ, मेजरमेंट होगा। उसमें जो डिफरेंट साइज के जॉइंट्स आते हैं उसको फिट करके देखेंगे, जो एग्जैक्टली फिट होगा उनके जॉइंट्स में, तो वही सर्जरी में हम जाके वही करते हैं। तो दैट इज रोबोटिक्स। तभी ऐसे होता था कि पहले कई बार सुनने में आता था कि हमने सर्जरी कराई लेकिन उसके बाद तो हम बिल्कुल ही नहीं चल पाए, ये जो एक केस का फेलियर होता था, आई थिंक ये रीजन रहता होगा कि एग्जैक्टली जो सर्जरी के बाद नहीं चल पाए ये भी एक मिथ है। ओके। हाँ, जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है इसमें हमने जो ओवरऑल लास्ट 50-60 ईयर्स में देखा है, पेशेंट सेटिस्फैक्शन रेट, मतलब जो पेशेंट खुश रहते हैं, अराउंड 90% पेशेंट जो हैं नी रिप्लेसमेंट के बाद खुश रहते हैं। 10% पेशेंट अभी भी ऐसे हैं जो सर्जरी कराने के बाद वो खुश नहीं है। मतलब तो क्यों खुश नहीं है? उसके बहुत सारे कारण हैं। तो जैसे कि आपके जॉइंट की फिटिंग अच्छी नहीं आई, या जॉइंट का बैलेंसिंग अच्छा नहीं हुआ, तो ये 10% जो है इसको कम करने के लिए रोबोटिक सर्जरी आई है कि बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ काम हाँ। होगा। तो जो 90% तो ऑलरेडी खुश हैं, बट हम वो 10% जो पेशेंट खुश नहीं है, हम उनको भी खुश करना चाहते हैं। अब हम ये नहीं कह रहे कि रोबोटिक आ गया तो 100% पेशेंट ही खुश रहेंगे, बट दैट 90 विल गो टू बेबी 95, 96 और 97। और जबकि अगर इतनी एक्यूरेसी के साथ है तो लोगों में ये भी मिथ है कि रोबोटिक सर्जरी बहुत महंगी होती है। ये भी एक बहुत ही कॉमन मिथ है। देखिए रोबोटिक सर्जरी जो है, लाइक रोबोटिक इट्स एक्सपेंसिव मशीन, नो डाउट अबाउट दैट, बट जैसे मैं रायपुर की बात करूंगा, मैं जो सर्जरी करता हूँ, मैं रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी लास्ट 3 ईयर से कर रहा हूँ। रायपुर छत्तीसगढ़ में जो फर्स्ट रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी मैंने स्टार्ट किया था, एंड आई थिंक मोर देन 1200 रोबोटिक सर्जरीज अभी मैंने कर चुका हूँ। तो हम जब रोबोटिक्स रायपुर में लाए थे, हमारी ये एम थी कि जो यहाँ के जो पॉपुलेशन है, यहाँ के जो जिनको सर्जरी की ज़रूरत है, जो बाहर जाके रोबोटिक सर्जरी करा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, तो हम उनकी वही सेम सर्जरी रायपुर में करें एंड विथ ए लेस प्राइस, कि वो अफोर्ड भी कर पाएँ। बहुत सारे लोग हैं जो सर्जरी कराना चाहते हैं बट वो अफोर्ड नहीं कर सकते बॉम्बे में, दिल्ली में, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सपेंसेस है, मैं ये कह सकता हूँ कि उसके कंपेयर में यहाँ पे बहुत ही कम है, और उसका रिजल्ट अच्छा है। तो फिर आई थिंक अगर आपको पेन से रिलीफ चाहिए तो आपको जाना हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट यहाँ पे हैप्पी हो। आपकी नी और शोल्डर में भी आपका एक मतलब आपका स्पेशलाइजेशन है,
तो शोल्डर में किस तरह के क्या स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं या शोल्डर्स में किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं? लाइक मेरा स्पेशलाइजेशन इज नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एंड नी एंड शोल्डर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, स्पोर्ट्स इंजरी. ओके. So I am a sports injury specialist. ओके. It's a very common knee and shoulder sports injury. कोई भी स्पोर्ट्स आप देख लीजिए, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, तो उसमें नी इंजरी इज द मोस्ट कॉमन एंड सेकेंड कॉमन इंजरी इज शोल्डर. शोल्डर. तो शोल्डर में जैसे शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है, उनको बार बार शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है, या शोल्डर के जो मसल्स रहते हैं, रोटेटर का मसल्स टीयर होता है, तो ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं. तो उनको हम आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी से ट्रीट करते हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत है. आर्थ्रोस्कोपी इज़ ए मिनिमल इन्वेजिव की होल सर्जरीज. उसमें हम मल्टीपल होल्स करते हैं एंड अंदर कैमरा में उसको देख के फिर वो सर्जरी करते हैं. सो इट्स एडवांस सर्जरी एंड स्पोर्ट्स इंजरी इज़ लाइक वेरी कॉमन नाउ. अब जितने स्पोर्ट्स में लोग जा रहे हैं तो स्पोर्ट्स इंजरी भी होना ही है. इवन स्पोर्ट्स के अलावा भी हम देखें तो जो लोग जिम गोइंग लोग हैं, जिम में भी इंजरीज वो बहुत भी होती है. इंजरीज काफ़ी इसमें Yes, होती है. yes. सो क्या इसका ये कारण ये भी हो सकता है? ऑफ कोर्स अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उसमें तो आप अगर तेज़ दौड़ रहे हैं, गिर गए तो वहाँ है, बट जिम में भी जो इस तरह की इंजरीज होती है तो क्या वो प्रॉपर वार्म अप नहीं करने की वजह से होती है या आप किसी गलत एंगल में आप वेट उठाते हैं? क्या रीजंस होते हैं? सो देयर आर मल्टीपल रीजंस. वन, जैसे आपने बताया कि बिफोर डूइंग एनी वर्कआउट वी शुड डू प्रॉपर स्ट्रेचिंग एंड आफ्टर वर्कआउट ऑल्सो. एंड सेकेंड, इट्स बेटर टू डू एक्सरसाइज विथ ए ट्रेनर, प्रॉपर ट्रेनर, जिनको ये पता है कि आप उसको कैसे प्रॉपर पोस्चर में वेट उठा रहे हैं. अगर आप पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप गलत पोस्चर में कोई भी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो शोल्डर इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा है. एंड लेग्स एक्सरसाइजेस करते हैं, आप पता नहीं कि कैसे करना है, स्क्वाट्स 100-200 स्क्वाट्स कर लिए तो उसमें नी इंजरी हो रही है. क्या मतलब प्रिकॉशंस रखना चाहिए? लाइक मतलब ये तो ट्रेनर तो है Yeah. कि वो बताएगा, बट वी शुड नॉट डू ओवरडू एनीथिंग. लाइक जैसे आप डे 1 में जिम में गए, मैं आज स्टार्ट किया हूँ, जिम में गया हूँ, आज ही सारा वेट उठा लूँगा, ऐसे तो बिल्कुल नहीं सोचना है. स्टेप बाय स्टेप करना है. जैसे वेट्स आप कर रहे हैं तो उसको भी ग्रेजुअली करें एंड प्रॉपर पोस्चर से करें और कैसे तरीके से करना है एक्सरसाइजेस. तो ये तो पोस्चर आपने कहा कि पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे अगर हम पूरे स्केलेटन सिस्टम के लिए बोलें Yes. या बोन्स के लिए बोलें तो इम्पोर्टेंट है. जो ऑफिस गोइंग लोग हैं और जो बहुत डेस्क पे काम करते हैं उनको भी नेक और शोल्डर का पेन काफ़ी ये वो रहता है. तो कैसी वो शॉर्ट टर्म एक्सरसाइजेस हो सकती हैं कि जब अगर आप कंटिन्यूसली ऑन स्क्रीन काम कर रहे हैं या डेस्क पे काम कर रहे हैं तो कैसे अपनी मोबिलिटी शोल्डर्स की या अपने नीज की बनाई रखी जा सकती है? तो जितने ऑफिस गोअर्स हैं उनके नेक पेन एंड शोल्डर पेन इज़ वेरी कॉमन. मोबाइल, हम लोग आजकल इतना मोबाइल देख रहे हैं तो दैट इज़ द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर नेक पेन. सो जैसे आप अभी मैं बैठा हूँ तो आप जितना लंबा टाइम बैठ रहे हैं तो आपके नेक पे उतना स्ट्रेन आ रहा है बिकॉज वो मसल्स एक्टिव है. तो लाइक इट्स वेरी इजी. फ्यू एक्सरसाइजेस हैं जो नेक के लिए हम रूटीनली कर सकते हैं. जैसे ऑफिस में आप बैठे हैं तो वी शुड टेक ए ब्रेक लाइक एवरी हाफ एन आवर, 30 मिनट्स, 1 आवर वी शुड टेक ए ब्रेक. 1 मिनट वॉक करके आ गए, फिर बैठ. कंटिन्यूसली लाइक 3 आवर्स 4 आवर्स एक काम को नहीं करना है. Similarly for back. And walking we should make a habit कि मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम अगर कर सकते हैं या एटलीस्ट once a day we should do walking 30 minutes and few yoga exercises. नेक के लिए, बैक के लिए कुछ योगा के एक्सरसाइजेस हैं, वो अगर रूटीनली कर रहे हैं तो उससे बहुत फ़ायदा होगा. डॉक्टर साहब, आप इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई ऐसा इंसिडेंस आपको याद आता है कि जो आपकी टफेस्ट सर्जरी रही हो और आपको लगा हो कि वो एक लोगों को पता होना चाहिए कि उतना कॉम्प्लिकेटेड केस भी सॉल्व होकर के और जो भी पेशेंट रहे वो अपनी लाइफ को नॉर्मल लीड कर सकते हैं? तो जो नॉर्मल लोग हैं जिनको परेशानी होती है तो उनको सही समय पर सही स्टेप लेकर के सही ट्रीटमेंट लेने के लिए वो उत्साहित हों. मेरी एक पेशेंट है, उनकी एज अराउंड 45-50 होगी. तो वो 2 साल से बेड रिडन थी. 2 ईयर्स से वो बेड रिडन थी. और उसका रीज़न ये था कि उनका दोनों हिप जॉइंट एंड दोनों नी जॉइंट एंड बोथ शोल्डर ऑल वर अफेक्टेड. उनको
गठिया बात था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उसकी वजह से सारे जॉइंट खराब हो गए थे, नी जॉइंट ऐसे बेंड हो गए थे, हिप ऐसे बेंड हो गया था। तो उनको लगा था मैं कभी मेरे लाइफ में चल ही नहीं पाऊंगी। तो उन्होंने वो आस ही ख़त्म कर दिया था कि मैं कभी चल सकती हूँ। फिर वो हमारे पास आई। फिर डॉक्टर सुनील खेम का आपने नाम सुना होगा, वो और मैं मिल के उनका हमने एक स्टेज में हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट की सर्जरी की। एंड आफ्टर ए गैप ऑफ अराउंड 15 डेज उनके दूसरे साइड के हिप जॉइंट एंड नी की सर्जरी की। एंड यू विल नॉट बिलीव मी, शी इज़ वॉकिंग नॉर्मली, शी इज़ गोइंग टू ऑफिस, समोसा भी खा रही है, वेट गेन भी कर ली है अभी। अब मेरे पास आती है तो बोलता अब वेट कम करो आप। आपने रिमेटॉइड आर्थराइटिस की बात की, तो ये जो आर्थराइटिस हम जो नॉर्मल बात करते हैं वो आर्थराइटिस तो एक तरीके से इफेक्ट करता है, बट रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्या अलग तरीके से जॉइंट्स पर इफेक्ट करता है और उसके प्रिवेंशन के लिए क्या किया जा सकता है? मैम, जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है ये नॉर्मली यंग लोगों में देखा गया। जो मैं पहले जो बात कर रहा था ऑस्टियो आर्थराइटिस जिसको कहते हैं, जिसको एज रिलेटेड आर्थराइटिस है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में अपने बॉडी के मल्टीपल जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं, जैसे नी जॉइंट हो गया, शोल्डर हो गया, एल्बो हो गया। अब देखोगे बहुत लोगों के हाथ ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, पैर टेढ़े हो जाते हैं, तो उसमें मल्टीपल जॉइंट अफेक्टेड होता है। तो इट्स जेनेटिक कंडीशन। ऐसे कोई चीज़ ऑटोइम्यून डिजीज, तो ऐसे कुछ नहीं कि हम उसको कुछ करें कि प्रिवेंट कर सकते कि हमको ना हो, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। नहीं होने के बाद किस तरीके से तो हमारे कंट्रोल में ये है कि हम उसको अर्ली डिटेक्ट करें। अगर रिमेटॉइड आर्थराइटिस को हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं तो उसके ट्रीटमेंट में बहुत सारे न्यू एडवांसमेंट आ गए हैं जो पहले नहीं थे। बट ये भी मिथ एक सुनने में आया है कि जो ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को जिस तरह के ड्रग्स दिए जाते हैं ओवर द पीरियड ये थोड़ा सा बॉडी के लिए डेंजरस होते हैं और लोगों में कैंसर भी इसके द्वारा लोगों में देखा गया है। क्या ये सच्चाई है? नहीं, कैंसर वाली बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। बट कोई भी जो ड्रग्स है, रिमेटॉइड का ड्रग्स है, उसके साइड इफेक्ट्स हैं। सो हम सारे जो पेशेंट्स रहते हैं उनको ड्रग्स में रखते हैं, वी कॉल देम एवरी 3 months। तो उनका हर 3 महीने में ब्लड टेस्ट किया जाता है कि उनका हीमोग्लोबिन लेवल डाउन तो नहीं हो रहा है, दवाई लीवर को इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, किडनी का इफेक्ट तो नहीं कर रहा है। अगर कोई इफेक्ट करता है उसको डोज मॉडिफिकेशन होता है। गलती ये करते हैं कि दवाई 3 महीना खाए फिर बंद कर दी, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है। रूमेटॉइड के ड्रग्स इज सेम लाइक डायबिटीज। जैसे आपको शुगर है, आप बोलेंगे मैं 6 महीना दवाई खाऊंगा उसके बाद मैं दवाई कभी नहीं खाएंगे, तो पॉसिबल नहीं। सेम रिमेटॉइड में, रिमेटॉइड में भी आपको लॉन्ग टर्म दवाई खाना है, बट वो दवाई को आप मॉनिटर करना है कि दवाई से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। फिर से हम रोबोटिक सर्जरी पर आए, तो रोबोटिक सर्जरी जैसे पहले था कि एक कैसे होती है रोबोटिक सर्जरी? जैसे आपने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में तो काफ़ी डिटेल से एक ले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, बट अगर हम रोबोटिक सर्जरी की बात करें तो जनरल एक जो परसेप्शन आता है कि मैं रोबोट सर्जरी कर रहा है, तो फिर डॉक्टर क्या कर रहा है, तो वो क्या कैसे होता है, दोनों का तालमेल कैसे होता है? तो रोबोटिक सर्जरी जो है ये भी एक मिथ है कि सर्जरी तो रोबोट कर रहा है तो आप क्या कर रहे हैं फिर। तो जैसे मैंने बताया रोबोटिक, हम इसको रोबोटिक सर्जरी नहीं बोलते हैं, रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो रोबोट इज योर असिस्टेंट, आई एम द प्राइमरी सर्जन, रोबोट इज असिस्टिंग मी। तो जैसे नी रिप्लेसमेंट में एक प्लानिंग वाला पार्ट आपको बताया कि सर्जरी से पहले हमने प्लानिंग करते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है तो उसको जॉइंट कैसे ओपन करना पड़ता है, वो सर्जन करता है, रोबोट को नहीं करना है। आप जॉइंट को ओपन करेंगे, एक्सपोज करेंगे, सब करेंगे और कुछ मार्किंग करते हैं, रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। कोई भी चीज़ आप कहीं भी जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो पॉइंट्स रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रोबोट उसको रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स को जज कर रहा है। ठीक है, फिर उसका जो कितना कट्स क्या करना है प्लानिंग आप बता रहे हैं उसको। आप एक नंबर दे रहे हैं कि आप रोबोट को गाइड कर रहे हैं कि मेरा ये वाला पार्ट का इतना कट करना है। रोबोट का काम ये है कि वो आके वो पार्ट को आप जितना उनको गाइड किए हैं उतना वो कंप्लीट करेंगे। तो ही इज नॉट डूइंग द सर्जरी, सर्जरी मैं ही कर रहा हूँ, बट वो उसको एक्यूरेसी में असिस्ट कर रहे हैं, जिससे ह्यूमन एरर को अवॉइड करने के लिए। हाँ, अब कोई भी चीज़ में जैसे मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं तो मशीन अपने को हेल्प कर रही है। कन्वेंशनल सर्जरी की अगर हम बात करते हैं तो
अक्सर ये कहा जाता है कि उसके जो प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो रोबोटिक सर्जरी के क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं? कोई भी जैसे मशीन्स कहीं भी आती है तो मशीन्स है तो मशीन ही। मशीन ही है। हाँ। तो जैसे मैं ओनली रोबोटिक सर्जरी नहीं करता हूँ, मैं कन्वेंशनल सर्जरीज भी करता हूँ। ओके। तो मैं जैसे बिफोर रोबोटिक्स आई वाज डूइंग 100% कन्वेंशनल। अब मैं कन्वेंशनल भी करता हूँ और रोबोटिक भी करता हूँ। तो जो पेशेंट बोलते हैं कि नहीं मुझे रोबोटिक कराना है, मैं उनका रोबोटिक करता हूँ। जो बोलते हैं कि नहीं मुझे कन्वेंशनल कराता हम उनका कन्वेंशनल करते हैं। तो एज टू बी ए गुड रोबोटिक सर्जन यू शुड बी ए गुड कन्वेंशनल सर्जन, देन ओनली यू कैन बी ए गुड रोबोटिक सर्जन। एंड मशीन्स कभी भी धोखा दे सकती है। सो बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हेल्दी नीज? स्विमिंग। स्विमिंग। वर्स्ट हैबिट फॉर नीज? स्क्वाट्स। रनिंग गुड और बैड? Good in young people, not in old people. Okay. Stairs safe or unsafe? Again In same. between. In between. Okay. Robotic surgery in one word? My passion. Okay. And recovery time in robotic surgery, long, short or moderate? Short. Short. Best age for knee replacement? Up to 60. Okay. And one food that helps knee health rather than? Nothing specific, I will say. Okay. Whatever is good for bones, Bone, I think. that's good for yeah, knee. that is good for. Obesity कितना डैमेज करता है नी को? It's very harmful. जो नी में जो वेट बियरिंग है, आपकी जो वेट है इसके 3 times वेट आप जब वॉक करते हैं तब उस पर आ रही है। एंड ड्यूरिंग स्क्वाट्स इट्स 6 to 7 times. Oh really? तो वेट इज ए वेरी बिग फैक्टर फॉर आर्थराइटिस ऑफ नी। इट डजंट मीन कि जिनका वेट कम है उनको नहीं होगा आर्थराइटिस, बट अगर 100 पेशेंट है को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत पड़ रही है तो 70 to 80 पेशेंट्स आर ओबीस पेशेंट। So I have seen in the gym like जब वो स्क्वाट करते हैं ऑलरेडी उनका जो बॉडी वेट है, आप कह रहे हैं कि जो बॉडी वेट है उसका 6 to 7 times इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जब वो इतना वेट लेके जब स्क्वाट करते हैं तो कितना डैमेज होता है? स्क्वाट इज हार्मफुल। ओके। स्ट्रिक्टली नो फॉर नी पेन पेशेंट। और हेल्दी पेशेंट के लिए? हेल्दी पेशेंट इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन डू। ओके। लाइक आई डू स्क्वाट्स बट आई विल नॉट रिकमेंड स्क्वाट्स इन ए पेशेंट जिनको नी पेन है। और किस एज के बाद नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं ऐसे लाइक कोई If you're पेशेंट healthy, then you 70 में can भी do. फिट है तो कर सकते हैं। इट्स अबाउट बट आपको प्रॉब्लम है तो नहीं करना है। यूजुअली ये भी देखने को मिलता है कि लोग जिम वगैरह में जब स्क्वाट करते हैं तो वो नी बैंड पहन करके करते हैं। हाँ। अगर पेन नहीं भी है तो लोग ये कहते हैं कि आप वो अगर नी कैप नी कैप पहन लो, तो क्या वो हेल्पफुल होता है नी कैप? आई थिंक कुछ लोगों को उससे सपोर्ट मिलता है। इट्स मे बी मेंटल बट इफ इट्स हेल्पफुल देन देयर इज नो हार्म इन यूजिंग ए नी कैप। रोबोटिक सर्जरी डेंजरस होती है, राइट और स्ट्रिक्टली नो। जैसे हमको भी लगता है, किसी को भी लगेगा कि रोबोट ऐसे कट कर रहा है, कुछ कहीं इधर चला गया, कोई नॉर्मल टिश्यू को डैमेज कर दिया या सर्जन के हाथ को कट कर दिया, ये हो सकता है। बट उसमें सेफ्टी फीचर्स बहुत सारे हैं। जैसे मैं नी रिप्लेसमेंट करता हूँ, जो जब रोबोटिक बोन कट हो रहा है कोई भी पेशेंट का मूवमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली इट विल स्टॉप। ओके। तो सेफ्टी फीचर्स इतने ज़्यादा हैं कि इट्स नेवर डेंजरस। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रीतम। आज का ये जो कॉन्वर्सेशन रहा है बहुत ही यूज़फुल था और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। सो आई एम श्योर कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं इस पूरे एपिसोड को देखेंगे उनको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, कि आप ऐसे ही लोगों की परेशानियों को दूर करते रहें और अपने पैशन को फॉलो करते रहें और अपने करियर में और आगे जाएं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। सो आज का ये पूरा कॉन्वर्सेशन मुझे लगता है कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था, बहुत ही यूज़फुल था, और आज आपको ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले होंगे जिनको आप ढूंढ रहे होंगे। सो हमारी कोशिश यही रहती है यूज़ेड के पॉडकास्ट के ज़रिए कि आपके सामने ऐसा कंटेंट को लेकर के आएँ जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें। हमारे प्रोग्राम्स को, हमारे सारे एपिसोड्स को ऐसे ही देखते रहें।
लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। साथ ही हमारे चैनल डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय।